एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईटी पटना क्लब पे सिलेक्शन नंबर 76 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब ये मैट्रिक्स का पार्ट 3 है। कुछ से टेक्निकल इश्यू की वजह से पार्ट 2 भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब इस मैट्रिक्स को 3 भागों में बांटना पड़ा। चलिए, कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में पूरा मैट्रिक्स को निपटा दूं और निपट भी जाना चाहिए। इसके पहले हमने 74 और 75 नंबर लेक्चर में मैट्रिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपको दिखा दिया था। तो पार्ट 2 में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को हम आपस में गुना कैसे करते हैं, वो जरूर आप सीख करके आइएगा वहां से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स का 03 लेक्चर देखते हैं और एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर 76 है। इसके पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी करा दिया है, तो आप लोग पूरा का पूरा इस वीडियो को देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो पिछला लेक्चर था हमारा, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोज के बारे में देखा था। अब ये ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है मैंने ये भी आपको सिखाया था, इसलिए पिछला वाला लेक्चर देख करके आइएगा। अब देखिए ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स है और एक बार उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और फिर से उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो खुद ही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो ये बात तो कॉमन है, बहुत याद भी होना चाहिए। मतलब किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वो खुद मैट्रिक्स से आपको मिल जाएगा। और a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। k इंटू a का ट्रांसपोज बराबर, जिसमें से k को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा a का ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं a और b में, और इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हो तब ये क्या होता है कि b पहले आ जाएगा और b का ट्रांसपोज लिखेंगे और a बाद में चला जाएगा और इंटू में लिखेंगे a का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये मैट्रिक्स का 4 प्रॉपर्टीज है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो चौथा नंबर प्रॉपर्टीज है इससे काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है। यहां से मैं आपको लिख करके फिर से बता देता हूं। चौथा नंबर जो प्रॉपर्टीज था, a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है, कब ये b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है, और इसको याद रखना है, ठीक। अब मैट्रिक्स कोई k a है और इसमें किसी कांस्टेंट k से गुना करते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो k को आप डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए और इंटू में a का ट्रांसपोज। k कोई कांस्टेंट होता है, k क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और ये सारा हमारा तो क्वेश्चन था जिसको मैंने कराया था पिछला लेक्चर में। और मैंने आपको भी बताया था कि ट्रांसपोज के आधार पर मैट्रिक्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि सममित और विषम सममित। विषम सममित, हाँ, असममित विषम सममित। चलिए, तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद बराबर आ जाए तब समझिए कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर आता है तब वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यही अंतर होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। एक मैट्रिक्स लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, अगर उसका ट्रांसपोज वो खुद मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तब उसको कहेंगे सिमेट्रिक। अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर आता है तब उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a के पावर जो n होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, और ये जो n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि a कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो a के पावर 2n सिमेट्रिक होगा, लेकिन a के पावर 2n प्लस 1 स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पावर वाले सवाल पूछे जाते हैं, खास करके जो 5 नंबर के सवाल होते हैं उसमें दे देगा कि अगर a बराबर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है तो a के पावर 4 बताइए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि क्या होगा। तो उस प्रकार से हम इस डाटा को याद रखेंगे तो हमें जल्दी सवाल बनाने आएगा, क्योंकि अगर a के पावर n है मतलब कि a अगर सिमेट्रिक है तो a के पावर n क्या होगा। तो ये वाला जो डाटा है, डाटा आपको याद रखना है कि अगर a सिमेट्रिक है तो a के पावर n क्या होगा। a अगर सिमेट्रिक है तो हाँ, a के पावर n सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर यहां से अगर a कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो a के पावर 2n सिमेट्रिक, लेकिन a के पावर 2n प्लस 1 स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट, इसको भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते होंगे जिसका रोज और कॉलम आपस में बराबर होता है, तो अगर कोई मैट्रिक्स a जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो a प्लस a डैश सिमेट्रिक होता है और a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब कि आप मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में खुद जोड़ दीजिएगा तब वो सिमेट्रिक हो जाएगा, मैट्रिक्स और उसमें से उसके ट्रांसपोज को घटा दीजिएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वो जो मैट्रिक्स ए होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, खुद ये मैट्रिक्स ए बराबर हो जाता है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक, और इस रिजल्ट को आपको रखना है याद। देखिए a बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में खूब पूछे गए हैं। तो जब a प्लस हम a डैश लिखते हैं तो ये सिमेट्रिक पार्ट है, और a माइनस a डैश लिखते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताना हो तो ये जो a प्लस a डैश है ये इसका सिमेट्रिक पार्ट बन जाता है, और यहां से a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बन जाता है। ये क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये जो सिमेट्रिक है ये प्लस a डैश, और ये जो स्क्यू सिमेट्रिक है a माइनस a डैश वाला पार्ट है सिमेट्रिक, यानी कि ये हो गया सममित, और स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि ये हो गया विषम सममित। ठीक, नेक्स्ट अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताना है, सिंपल सा बात है। देख लीजिए कि इसमें रो कितना है, एक ही है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 + 4, 1 + 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो आप देखते ही बता सकते हैं। इसमें देखिए रो कितना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो रो हो जाएगा 1 2 3, इसके पास 3 रो है तो 3, और कॉलम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आई थिंक। 1 2 3 4 5, इसके पास 5 कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 5। ठीक है, अब क्या करना है, इसका ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर तो हो ही जाएगा 1 2 3, ये 3 इसका रो हो गया, 1 2 3 4, 4 इसका कॉलम हो गया, तो 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 4। अब है रो की संख्या, तो रो में कॉलम से गुना कर दीजिए, तो रो 3 है कॉलम 4 है, तो 3 × 4 = 12 रिमेंस। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स से, अच्छा 2 × 2 ऑर्डर का है, जो a बराबर aij लिखा हुआ है। अब इसका रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। दिया हुआ है aij बराबर i + j का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, aij बराबर i + j का होल स्क्वायर बटा 2 है, i + j और बटा इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और जो हमें मैट्रिक्स बनाना है वो 2 × 2 का बनाना है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2 है। तो ऑर्डर 2 × 2 है, इसका मतलब उसमें 2 रोज होगा, 2 कॉलम होगा। तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो a21 होगा ना, a11 होगा, a12 होगा, फिर a21 होगा और a22 होगा। ठीक, अगर कोई भी मैट्रिक्स इन जनरल लिखा जाता है तो ये जो है ये रो को बताएगा और ये जो है ये कॉलम को बताएगा। यानी कि अगर कहीं पर a21 लिखा हुआ है तो इसमें ये बताएगा रो को, ये बताएगा कॉलम को। तो ये होता है i का मान और ये होता है j का मान। i का या j का भी कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं a11 का मान कितना होगा। तो a11 बराबर निकालते हैं, तो i का मान 1, j का मान 1, तो 1 + 1 बटा 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 बटा 2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से a12 निकालेंगे तो i का मान 1 हो जाएगा और j का मान 2 हो जाएगा और बट्टा में 2, तो 3 बटा 2 का स्क्वायर, तो 3 बटा 2 यानी कि हो जाएगा 9 बटा 4। उसी प्रकार से a21 निकालेंगे तो a21 बराबर क्या हो जाएगा? i + j यानी कि 2 + 1 बटा 2 का स्क्वायर यानी कि 3 बटा 2 का स्क्वायर यानी कि 9 बटा हो जाएगा 4। और ठीक करके a22 निकालेंगे, यहां से i + j है यानी कि 2 + 2 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 2 4 बटा 2 कितना हो जाएगा? 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब लिख लीजिए वो मैट्रिक्स खुद कितना हो जाएगा, a बराबर कितना a11 है, तो a11 का मान कितना आया हुआ है
A11 का मान आया हुआ है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। A12 है कितना है 9/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/4। फिर कितना है A21 है, इसका भी वैल्यू आया है 9/4, और A22 है तो इसका वैल्यू आया है 4। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन को समझ करके बाकी सारा क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल बन जाएगा, I/J बन जाना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए दो मैट्रिक्स तब आपस में, जैसे कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, वो दोनों आपस में इक्वल तब कहा जाएगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब कि ए और बी दो मैट्रिक्स लेना है और दोनों को इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी इक्वल, और दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसको हम सवाल से करके दिखाएंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, ये देखिए 4 3 x 5 बराबर y 1 z 5, यहीं पे लिखते हैं। ये 4 है, 3 x 5 बराबर y z 1 5। अब यहां से x y z का मान बताना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब इनका ऑर्डर आपस में बराबर होगा और इनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, इसका भी 2x2 है, ये आपस में बराबर ही है। अब बराबर है, ये 4 हो जाएगा इसके बराबर, ये 3 हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4, और यहाँ से जो z का वैल्यू हो जाएगा 3, और ये x हो जाएगा इसके बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 1। दिस इज द ऑल अबाउट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल चीज है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, देख लीजिए कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है कि नहीं। अगर बराबर दे दिया है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करके और x y z जो भी पूछेगा उसका वैल्यू निकाल लीजिए। इसको भी बनाया जा सकता है, ये x + y 6 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से 5 + z 5 के बराबर हो जाएगा। तो फिर z के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और ये वाला x इस 8 के बराबर हो जाएगा, और x का मान यहाँ पे डाल देंगे तो फिर यहाँ से y का मान भी निकल जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स A है, B है, C है, तो A + B ज्ञात करना है, A - B ज्ञात करना है, 3A - C ज्ञात करना है। A + B ज्ञात करना है तो A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, दोनों को नॉर्मली जोड़ दीजिए। जोड़ने में क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे 7, और 3 में -2 1, 2 में 5 7 हो जाएगा। घटाना है तो घटा दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, 2 में से घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे -3 में से -2 घटाएंगे 5, और 2 में से 5 घटाएंगे -3, ये घट भी गया। अगर किसी स्केलर से गुना करना है तो यहाँ पे 3 का 3 और मैट्रिक्स A लिख दीजिए, -C लिख दीजिए। अब 3 जो है ये सारे के सारे एलिमेंट्स में गुना होगा, तो 3 गुना के 6 हो जाएगा, 3 जगह 12 और 3 के 9 और 3 गुना के 6 हो जाएगा माइनस, और ये वाला दोनों को आपस में घटा लीजिए, इतना आ जाएगा। क्योंकि ये सारा का सारा आपको लेक्चर नंबर 1 में करके बता दिया गया था। कंप्यूट इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुना करना है। अब इसका करना है, इसका करना है, गुना करके आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, AB है -BA, ठीक, फिर A - B BA, A - B BA, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां से प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ हो और इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर 2x2 है, तो ये मैट्रिक्स तब दोनों आपस में गुना, इस दोनों को आपस में तभी हम गुना कर सकते हैं जब इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर है। तो ये भी 2 और ये भी 2 है, और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो इसके बराबर आ जाएगा, 2x2 के बराबर आ जाएगा। और ये सारा मैंने आपको लेक्चर 2 में करके बताया था। चलिए गुना करके देखते हैं। अब ये जो गुना होगा ना, इसमें क्या करेंगे कि एक रो को उठाएंगे और इसके सारे कॉलम से बारी बारी से गुना कर देंगे। इसका एक रो कौन है, A है, तो A में A से गुना कर देंगे A², और प्लस B में B से गुना कर देंगे B², ठीक है। और फिर मतलब कि एक रो और एक कॉलम का गुना हो गया। अब इसी रो को इसके दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो A में -B से गुना कर देंगे तो -AB हो जाएगा, और B में A के साथ गुना कर देंगे तो AB हो जाएगा। दैट्स इट। अब उसी प्रकार से इसका सेकंड रो इसके सारे कॉलम से बारी बारी से गुना करेंगे। इसका सेकंड रो में -B है तो -B में A से गुना करेंगे तो -AB हो जाएगा, और इसे में B से गुना कर देंगे तो AB हो जाएगा।
अब इसी प्रकार से सेकंड रो में इस कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो माइनस बी में माइनस बी से गुना कर देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए में से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, और यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, उसी प्रकार से ये एच डब्ल्यू रहेगा, आप इसको भी गुना करके देखिए, एंड ये भी एच डब्ल्यू रहेगा। सबको बारी बारी से आप गुना करके देखिए। ये टेक्निक अपनाना है। क्या करना है कि इसका रो लेना है और इसके कॉलम से बारी बारी से गुना करना है। जैसे कि चलिए ये सेकंड वाला करके हम दिखाते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम होता है इसमें। सेकंड वाला देखिएगा, क्वेश्चन है 1 2 3 2 3 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है? गुना करना है। देखिएगा जरा गुना कैसे होगा। पहले ये जो मैट्रिक्स है इसका तो हम ऑर्डर लिख ले। इसमें कॉलम कितना है? 1 और रो कितना है? 3। 1 2 3 इसका रो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। ठीक, उसके बाद इसमें 1 रो 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। करके देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट बराबर। अब इसमें करना क्या है कि इसका पहला रो लेना है और इसके कॉलम से बारी बारी से गुना करना है। ठीक है, तो इसके पास 1 रो 2 है, मतलब कि इसके पास 1 2 3 रो है, तो इसमें 1 को लेना है और इसके पहला कॉलम से गुना करना है। तो 1 है और ये पहला कॉलम में 2 है, तो 1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। बस इस 1 को लेना है, मतलब ये जो फर्स्ट रो है इसको लेना है और इसके फर्स्ट कॉलम से गुना करना है। तो संयोगवश इसके फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है और इसके फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो 1 में 2 से गुना करके बस छोड़ देंगे। अब फिर इसका इस रो से, मतलब इस फर्स्ट रो से इसके सेकंड कॉलम में गुना करेंगे, तो इस 1 में इस 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब फिर इस 1 में 4 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब फिर आएंगे इसके सेकंड रो के पास। इसके सेकंड रो में वही काम करेंगे जो मैंने फर्स्ट रो के साथ किया था। इसका जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम में आपस में गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब फिर 2 में 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, और 2 में 4 से गुना कर देंगे 8 हो जाएगा। अब आएंगे थर्ड रो के पास। अब थर्ड रो को लेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, सेकंड कॉलम में गुना करेंगे, थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, तो 3 दूना का हो जाएगा 6, और 3 3 का हो जाएगा 9, और 3 4 का हो जाएगा 12। देन दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो यहां से जो भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। आई थिंक यही था 2 3 4 2 3 4 4 6 8 6 9 12। देख लीजिए 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ठीक, बाकी ये भी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे cos थीटा, और ये क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखिए cos थीटा है, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा है। अब cos थीटा है तो cos को सारे एलिमेंट से गुना कीजिए, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, cos इंटू साइन हो जाएगा, माइनस साइन इंटू cos हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन इंटू cos हो जाएगा, फिर ये साइन इंटू cos हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ना है तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ से माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। I2 कहने का मतलब कि ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो। अगर I3 होता तो I3 के बदले में पता ही है क्या लिखा जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अच्छा x y का मान ज्ञात करना है। अब दोनों मैट्रिक्स को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। x प्लस वाई का मान दिया हुआ, x माइनस वाई का मान दिया हुआ है। दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे y y कट जाएगा, y y कट जाएगा तो 2x बराबर ये मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। 7 3 10 और 7 3 10 और 0 0 0 2 0 2 और 5 3 8, यहाँ से x का फिर मान आ जाएगा। अब उसी प्रकार से x का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो y का मान आ जाएगा। दैट्स इट।
अब एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। वही बात है कि ये 2x प्लस 3y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब ये fx है और इसको ना सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, कोई क्वेश्चन है fx, कोई मैट्रिक्स है fx बराबर, अब इसका वैल्यू कितना है, cos माइनस साइन 0, ये cos x है माइनस साइन x है और फिर क्या है 0 है, और फिर है sin x cos x 0, sin x cos x 0 एंड 0 0 1 है, 0 0 1। ठीक, तो हमें साबित करना है कि fx इंटू एफ वाई बराबर f ऑफ x प्लस वाई, साबित करना है इसको। fx इंटू एफ वाई बराबर f ऑफ x प्लस वाई। चलिए साबित करते हैं। LHS को लेते हैं। LHS में है fx और इंटू में है fy। तो fx करने का मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप x ही डाल दीजिए। तो fx के बदले में तो वैल्यू जो है उसको उतार देते हैं। cos x माइनस साइन x 0, फिर साइन x और cos x 0 0 0 1, और fy करने का मतलब जहां जहां x है वहां वहां y डाल दीजिए। तो लिख दीजिए cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब दोनों को आप कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद RHS के बारे में फिर सोचते हैं, करते हैं कैलकुलेशन। देखिए क्या होगा, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ गुना होगा, तो cos x इंटू में cos y, तो cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, माइनस साइन x और इंटू में साइन y। ठीक है, और 0 में 0 से गुना कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, उसको हटाएंगे। उसी प्रकार से इसका फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम के साथ गुना होगा, तो cos में गुना करेंगे माइनस साइन y से, तो माइनस cos x इंटू साइन y। अब फिर इसमें इससे गुना कर देंगे तो माइनस साइन x और प्लस cos y, माइनस साइन x प्लस cos y, और ये 0 है ये भी 0 है, उसको हटाइए। उसी प्रकार से अब इसी फर्स्ट रो के साथ गुना होगा इसके थर्ड कॉलम के साथ, तो cos में 0 से गुना होगा तो 0, फिर इसमें 0 से गुना होगा तो 0, इसमें 0 में 1 से गुना होगा तो 0, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यहाँ पे खत्म। अब इसका सेकंड रो में इसके फर्स्ट कॉलम के साथ गुना होगा तो sin x में cos y से होगा, sin x इंटू cos y। ठीक, आई cos x में sin y से गुना होगा तो प्लस cos x इंटू साइन y। अब 0 में से तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस साइन में इसे माइनस साइन y के साथ गुना होगा, तो माइनस साइन x इंटू साइन y, फिर cos में cos से गुना होगा तो प्लस cos x इंटू cos y, और 0 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब फिर इसके थर्ड रो में इसके बारी बारी से फर्स्ट सेकंड कॉलम से गुना करेंगे, तो 0 में इससे गुना होगा 0 हो जाएगा, 0 में फिर इससे गुना होगा 0 हो जाएगा, 1 में तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 0 में इससे गुना होगा 0, 0 में इससे गुना होगा 0, 1 में 0 से गुना, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब 0 में इससे गुना होगा 0, 0 में 0, फिर 1 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ये तो cos x प्लस y का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे cos x प्लस y, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला होता है sin a प्लस b बराबर, ये बराबर हो जाएगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b के। ठीक, एंड इसके बाद हो जाएगा sin a माइनस b बराबर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b के बराबर हो जाएगा।
फिर ये बराबर हो जाएगा cos a प्लस बी के, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b के। अब फिर यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस b के, ये बराबर हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b के। ठीक है, तो यहां देखिए लिखा हुआ है ये cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये तो लिखा हुआ है cos x प्लस y। अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos x इंटू sin y प्लस sin x इंटू cos y, मतलब cos a इंटू sin b प्लस sin a इंटू cos b। देखिए क्या लिखा हुआ है, cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b माइनस sin a इंटू sin b। इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे लेकर दिखा ही देते हैं। ये क्या हो गया, यहां से माइनस कॉमन हो गया, तो माइनस कॉमन हो गया तो cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स आई इंटू कॉस वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और ये साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि माइनस साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, यानी कि माइनस साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है वहां पर, साइन एक्स प्लस वाई। और फिर क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, और ये हो गया जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, दैट्स इट। अब ये RHS क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। RHS तो एफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, यहीं पे लिख देते हैं RHS बराबर, तो RHS में लिखा हुआ था एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि जहां जहां एक्स होगा वहां वहां एक्स प्लस वाई डालेंगे। तो cos x है तो cos के साथ x प्लस वाई डाल देंगे, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ x प्लस वाई डाल देंगे, और यहां पर जीरो है। फिर साइन है तो इसके साथ डाल देंगे x प्लस वाई, कॉस है तो कॉस और फिर इसके साथ डाल देंगे x प्लस वाई, उसके बाद जीरो है, देन जीरो जीरो वन। देखिए कॉस कॉस माइनस साइन जीरो जीरो, और ये साइन, यानी कि यहां से LHS और RHS आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैट्रिक्स के लिए। ठीक, अब ये सॉल्यूशन है, आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, बात वही आता है, मैंने आपको करके दिखाया है। अब ये क्वेश्चन है, आप ये खुद से बनाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, जहां जहां आई आएगा उसका मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, उसके बाद ये गुना करना है। देखिए कोई भी एक नोट में बात लिख लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसका ट्रांसपोज के साथ गुना करते हैं तो हमेशा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई से भी मैट्रिक्स हो अगर उसका ट्रांसपोज हो और दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक, अब ये साबित करना है कि एक असाइमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा तो वो साइमेट्रिक हो जाएगा। अब ये स्क्यू साइमेट्रिक है, देन चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस पूरा लेक्चर को देखा और आप यहाँ तक आए, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया है। और होप सो आप लोगों का तैयारी काफी जबरदस्त चल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।